आज का हमारा टॉपिक है 1857 ईस्वी का विद्रोह। सबसे पहले हम लेंगे विद्रोह के कारण। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास निरंतर साम्राज्य विस्तार और आर्थिक लाभ प्राप्त करने का इतिहास है। जैसे जैसे अंग्रेज़ों की शक्ति बढ़ती गई, उनकी लालसा भी बढ़ती गई। अधिक से अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करना और अधिक से अधिक अपने साम्राज्य का विस्तार करना कंपनी का लक्ष्य बन गया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह से पहले के समय में अंग्रेज़ों ने बहुत तीव्रता से साम्राज्य का विस्तार किया था। अंग्रेज़ों के इस राज्य विस्तार से भारतीय नरेशों को यह भय हो गया कि शीघ्र या कुछ समय पश्चात अंग्रेज अवश्य ही उनकी सत्ता को समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता अंग्रेज़ों की शासन संबंधी, लगान संबंधी, धार्मिक और सामाजिक नीति से असंतुष्ट थी। जाति भेद के आधार पर अंग्रेज़ों का व्यक्तिगत व्यवहार भी भारतीयों के प्रति बहुत असंतोषजनक होता जा रहा था। इसी असंतोष के कारण बरेली में कोल जाति ने, कांगड़ा में संथाल जाति ने तथा अन्य व्यक्तियों ने भी विभिन्न स्थानों पर 1857 ईस्वी से पहले भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध शस्त्र उठाए थे। ये विद्रोह भारतीयों में व्याप्त तीव्र असंतोष का प्रमाण थे। बाद के समय में कुछ कारणवश भारतीय सैनिक भी अंग्रेज़ों से असंतुष्ट हो गए। भारतीय नागरिकों के असंतोष का प्रभाव सैनिकों पर तो था ही, कुछ तत्कालीन कारण भी ऐसे हो गए जिनका प्रभाव सैनिकों पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ा और उनका असंतोष चरम सीमा पर पहुंच गया। विद्रोह का आरंभ इस कारण सैनिकों से हुआ और बाद में असंतुष्ट भारतीय राजा, नागरिक तथा अन्य अवसरवादी व्यक्ति भी इसमें सम्मिलित हो गए। विद्रोह के कुछ कारण तत्कालीन थे, परंतु अनेक ऐसे भी थे जो पर्याप्त समय पहले से बन रहे थे। 1857 ईस्वी में यह असंतोष फूट पड़ा। 1857 ईस्वी के विद्रोह का पहला कारण जो हम देखते हैं वो था राजनीतिक कारण। अंग्रेज़ों की साम्राज्य विस्तार की नीति से भारतीय नरेशों को यह भय उत्पन्न हो गया था कि अंग्रेज़ धीरे धीरे उन सभी के राज्यों को समाप्त कर देंगे। कुछ अंग्रेज पदाधिकारियों के विचार और नीतियों ने इस भय को और अधिक बढ़ा दिया था। डलहौजी की साम्राज्य विस्तार की नीति ने नरेशों के इस भय की पुष्टि की थी। इस कारण भारतीय नरेश अंग्रेजी शासन को समाप्त करने के लिए उत्सुक हो गए हों, इसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता। इसी कारण उस समय यह अफवाहें फैली कि भारतीय नरेश अंग्रेज़ों को भारत से निकालने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। इन अफवाहों के विषय में काफ़ी कुछ कहा गया और यही एक कारण था कि तत्कालीन शासक जो थे वे 1857 की क्रांति के लिए उत्साहित हो गए। भारतीय प्रजा भी अंग्रेज़ों की नीति से असंतुष्ट थी। झांसी, अवध, सतारा, पेशवा, भोंसले आदि के राज्य समाप्त कर दिए गए। राज परिवार के सदस्यों का अपमान हुआ तथा बड़े बड़े सम्मानित व्यक्तियों को अपनी रोटी कमाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ा। इसे उनकी प्रजा पसंद न कर सकी थी। नवीन शासन किस प्रकार का होगा, यह भय और शंका भी भारतीयों को थी। भारतीय प्रजा अंग्रेज़ों से इसलिए भी असंतुष्ट थी क्योंकि वे समझते थे कि उनके शासक उनसे हज़ारों मील दूर रहते हैं। पठान, अफ़गान और मुग़ल भी भारत में आक्रमणकारी थे, परंतु वे भारत में ही बस गए थे और इस देश को उन्होंने अपना देश बना लिया था। अंग्रेज़ों ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया था। इस कारण भारतीयों के हृदय और मस्तिष्क से अंग्रेज़ों के प्रति विदेशी की भावना नहीं निकल सकी थी। पिंडारियों और ठगों के दमन तथा भारतीय नरेशों की सेनाओं को समाप्त कर देने के कारण समाज में ऐसे व्यक्ति भी सम्मिलित हो गए थे जिनके पास जीविका कमाने के लिए लड़ना, लूटना
और युद्ध करना ही एकमात्र साधन था। जब विद्रोह हुआ तब ये अवसरवादी व्यक्ति प्रसन्नतापूर्वक उसमें सम्मिलित हो गए। भारतीय मुसलमान अंग्रेज़ों से इस कारण असंतुष्ट थे क्योंकि अंग्रेज़ मुग़ल बादशाह बहादुर शाह के साथ दुर्व्यवहार करते थे। लॉर्ड कैनिंग ने यह निश्चित कर लिया था कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुग़ल बादशाह का पद समाप्त कर दिया जाएगा और उससे उसका महल आदि भी छीन लिया जाएगा। भारतीय मुसलमान उस समय तक तैमूर वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह के सम्मान और समृद्धि को अपना सम्मान और समृद्धि समझते थे। इस कारण बहादुर शाह के प्रति अंग्रेज़ों का दुर्व्यवहार भारतीय मुसलमानों के असंतोष का कारण था। अंग्रेज़ों से मुसलमानों के अप्रसन्न होने का एक व्यवहारिक कारण भी था। सर सैयद अहमद खान ने अपनी पुस्तक भारतीय विद्रोह के कारण में लिखा है कि मुसलमान कुछ समय पहले ही राजनीतिक शक्ति का उपयोग करने के कारण प्रतिष्ठित पद और सम्मान प्राप्त कर रहे थे। वे अंग्रेज़ सरकार से भी अपनी प्रतिष्ठा और पद में वृद्धि किए जाने की आशा करते थे, परंतु इसके लिए उनका मार्ग बंद था। इस कारण वे अंग्रेज़ों से असंतुष्ट थे। दूसरा कारण था शासन संबंधी। अंग्रेज़ों के शासन से भारतीय संतुष्ट न थे। प्रथम, उन्हें नवीन शासन पद्धति को समझने की कठिनाई थी। जिस शासन को वे सदियों से देखते आ रहे थे वह समाप्त कर दिया गया था। नवीन शासन पद्धति को वे शंका की दृष्टि से देखते थे। द्वितीय, नवीन शासन से अनेक व्यक्तियों और वर्गों की हानि हुई थी। जागीरदार, तालुकेदार, राजवंश के व्यक्ति जो शासन से संबंधित थे और उससे विभिन्न प्रकार के लाभ और विशेष अधिकार प्राप्त करते थे, हटा दिए गए थे क्योंकि अंग्रेजी शासन में उनकी आवश्यकता न थी। वे सभी अंग्रेज़ों से असंतुष्ट थे। तृतीय, अंग्रेज़ों ने लगान व्यवस्था में जो परिवर्तन किए थे उससे भारतीय असंतुष्ट थे। किसानों को अधिक लगान देना पड़ता था और ज़मींदारों को विशेष अधिकारों के उपभोग का अवसर न रहा था। चौथा, अंग्रेज़ों की न्याय व्यवस्था भारतीयों के अनुकूल न थी। पांचवा, अंग्रेज़ों की पुलिस व्यवस्था उस समय तक उचित रूप से स्थापित नहीं हुई थी तथा नागरिकों को सर्वदा अपने धन और अपने जीवन की रक्षा का भय रहता था। इनके अतिरिक्त अंग्रेजी शासन के कुछ अन्य दोष भी थे। भारतीय अंग्रेज अधिकारियों से नहीं मिल सकते थे, जैसे कि वे अपने ज़मींदारों या तालुकेदारों से मिल लेते थे। अंग्रेजी शासन एक मशीन की भांति कार्य करता था जिसमें व्यक्ति विशेष का कोई महत्व न था। भारतीय सदियों से व्यक्तिगत शासन को देखते आ रहे थे, इस कारण यह शासन उनकी भावनाओं के अनुकूल न था। फारसी के स्थान पर अंग्रेजी भाषा को शासन और न्यायालयों की भाषा बना देने से भी भारतीय असंतुष्ट थे। लगान संबंधी नीति पर दृष्टिपात करते हुए तथा विद्रोह के कारणों पर प्रकाश डालते हुए स्वयं सर हेनरी लॉरेंस ने कहा था, ये जैक्सन, जॉन लॉरेंस, थॉमसन और एडमिंस्टन जैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत को इस स्थिति में ला दिया। अंग्रेज़ों की लगान नीति के विरुद्ध इतना प्रबल विरोध था कि अनेक स्थानों पर बिना सेना की सहायता के लगान एकत्रित नहीं किया जा सकता था। अंग्रेज़ों का भारतीयों को प्रशासनिक सेवाओं में सम्मिलित न करना एक अन्य बड़ी बुराई थी। सैनिक और असैनिक सभी सार्वजनिक सेवाओं में उच्च पद यूरोपियन व्यक्तियों के लिए ही सुरक्षित रखे गए थे। सेना में एक भारतीय का सबसे बड़ा पद सूबेदार का हो सकता था, जिसे 60 या 70 रुपये प्रति माह वेतन मिलता था। असैनिक सेवाओं में एक भारतीय को मिल सकने वाला सबसे बड़ा पद सदर अमीन का था, जिसे 700 रुपये प्रति माह वेतन मिलता था। अंग्रेज़ों का विश्वास था कि कुछ एक भारतीयों को उच्च पद देने से समस्त भारतीय असंतुष्ट हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त वे किसी भी भारतीय का उच्च पद पर आसीन होना सहन नहीं कर सकते थे। वे उसे अपने एकाधिकार का क्षेत्र मानते थे।
जब राजा राममोहन रॉय के पुत्र राजाराम को एक बंगाल असैनिक सेवा के पद के समकक्ष पद दिया गया, जो एक श्रेष्ठतम असैनिक सेवा का पद था, तो सभी अंग्रेजी अखबारों में चिंता व्यक्त की गई थी कि इस प्रकार तो भारतीय उच्च से उच्च पद को प्राप्त करने के अधिकारी हो जाएंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि अंग्रेज भारतीयों को कभी भी उच्च पद देने के पक्ष में न थे। कंपनी के आवेदन पत्र में यह 1833 ईस्वी के कंपनी के आदेश पत्र में यह आश्वासन दिया गया था कि धर्म, वंश, जन्म, रंग या अन्य किसी भी आधार पर सार्वजनिक सेवाओं की भर्ती में व्यक्ति और व्यक्ति में कोई अंतर नहीं किया जाएगा। परंतु अंग्रेज़ों ने इस सिद्धांत का पालन भारत में नहीं किया। इससे शिक्षित भारतीय असंतुष्ट थे। भारतीय मुसलमान इससे इस कारण असंतुष्ट थे क्योंकि वे प्रशासकीय सेवाओं में स्थान प्राप्त करना अपना विशेष अधिकार मानते थे। अंग्रेज़ों की न्याय व्यवस्था को भारतीय पसंद नहीं करते थे। अगर एक छोटा सा किसान भी किसी ज़मींदार की शिकायत करता था तो ज़मींदार को न्यायालय में जाना पड़ता था। इस प्रकार सम्मानित व्यक्ति अंग्रेजी न्यायालयों से असंतुष्ट थे। निर्धन व्यक्ति इसलिए असंतुष्ट थे क्योंकि मुकदमे में धन और समय बेकार नष्ट होता था। शिक्षित भारतीय भी अंग्रेजी शासन से असंतुष्ट थे। शिक्षित भारतीयों को यह आशा थी कि शिक्षा के प्रसार के साथ साथ उन्हें राजनीतिक व प्रशासनिक अधिकार प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन अंग्रेज़ों की ऐसी कोई इच्छा न थी। शिक्षित भारतीयों को शासन में कहीं भी शामिल नहीं किया गया था, इसलिए उन्हें अंग्रेजी शासन की सद्भावनाओं पर विश्वास नहीं रहा था। तीसरा है आर्थिक कारण। भारत में अंग्रेज़ों के शासन का मूल आधार भारत का आर्थिक शोषण था। एक व्यापारिक कंपनी से आशा भी यही की जा सकती थी। अंग्रेज़ों के शासन का प्रारंभ सर्वप्रथम बंगाल में हुआ था और ऐतिहासिक तथ्य इस बात को सिद्ध करते हैं कि 18वीं सदी के अंत तक बंगाल की जनसंख्या 1/3 रह गई थी और सूबे की 1/3 भूमि जंगलों में परिणत हो गई थी, जहां जंगली जानवरों के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। यही स्थिति धीरे धीरे संपूर्ण भारत की हो गई। अंग्रेज़ों ने अपनी राजनीतिक सत्ता का पूर्ण लाभ उठाया और प्रत्येक प्रकार से भारतीयों के हित के प्रति उदासीन रहकर अपने व्यापार और उद्योगों को बढ़ाया। इसी कारण संसार का सबसे धनवान देश सर्वाधिक निर्धन हो गया। अंग्रेज़ों के भारत में आने से पहले भारत केवल कृषि प्रधान देश ही न था, बल्कि यहाँ के उद्योग और व्यापार भी बहुत उन्नतिशील दशा में थे, जिससे भारत विदेशों से अपार धन प्राप्त किया करता था। स्वयं अंग्रेज व्यक्तियों ने यह स्वीकार किया है कि पश्चिम के व्यापारियों के भारत में आने के समय इस देश की औद्योगिक प्रगति किसी भी प्रगतिशील यूरोपीय राज्य से कम न थी। अंग्रेज़ों की व्यापारिक नीति ने भारत के व्यापार और उद्योग धंधों को नष्ट किया, इसमें संदेह नहीं है। अंग्रेज़ों ने यह नीति अपनाई थी कि वे भारत के बने हुए माल पर जो इंग्लैंड जाता था बहुत अधिक कर लेते थे और भारत के कच्चे माल पर बहुत कम निर्यात कर था। इसके विपरीत जो माल इंग्लैंड से भारत आता था उस पर बहुत कम आयात कर था। 19वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय मलमल और कैलिको सूती कपड़े पर इंग्लैंड में क्रमशः 27% और 71% कर लिया जाता था। जब इसके द्वारा भी अंग्रेज भारतीय कपड़े के मुकाबले अंग्रेजी कपड़े के व्यापार को न बढ़ा सके, तो उन्होंने इंग्लैंड में भारतीय कपड़े का आयात ही बंद कर दिया। इसी प्रकार भारतीय रेशमी कपड़े पर इंग्लैंड में 70% कर था। अंग्रेज़ों की इस नीति का परिणाम यह हुआ कि इंग्लैंड में भारत का सूती और रेशमी कपड़ा जाना बंद हो गया। इससे भारत का कपड़े का उद्योग नष्ट होने लगा और लाखों व्यक्ति बेरोजगार हो गए।
इसी प्रकार का प्रभाव भारत के अन्य उद्योगों पर भी पड़ा। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो जाने के कारण भारत के उद्योगों पर भी अधिक बुरा प्रभाव पड़ा। भारतीय उद्योग जो अंग्रेज़ों की व्यापारिक नीति से पहले से ही जर्जरित थे, मशीनों से सज्जित अंग्रेज़ों के उद्योगों का मुकाबला न कर सके। भारत इंग्लैंड के लिए सिर्फ कच्चा माल भेजने लगा और उसी माल से बनी हुई वस्तुओं को ऊंची कीमतों पर खरीदने लगा। इससे इंग्लैंड के उद्योगों की तो उन्नति हुई, परंतु भारत आर्थिक दृष्टि से प्राय नष्ट हो गया। इस प्रकार भारत अंग्रेज़ों का एक ऐसा कृषि प्रधान उपनिवेश बन गया जो इंग्लैंड के उद्योगों को कच्चा माल भेजता था और बने हुए माल को खरीदता था। कुछ उदार अंग्रेज़ों ने अपनी सरकार की इस नीति की आलोचना की थी। अंग्रेज़ों की इस आर्थिक नीति के कारण भारत के ज़मींदार, तालुकेदार, किसान, मध्यम वर्ग, मजदूर, उद्योगपति और व्यापारी सभी नष्ट हो गए। अंग्रेज व्यापारिक कंपनी ने भारत की राजनीतिक सत्ता प्राप्त करके उसका आर्थिक दृष्टि से पूर्ण शोषण किया। भारत की निर्धनता का मुख्य कारण अंग्रेज़ों की व्यापारिक और औद्योगिक नीति थी। अतः निश्चय ही भारतीय अंग्रेज़ों की इस नीति से घृणा करते थे और विदेशी अंग्रेज़ों की सत्ता समाप्त करने का अवसर खोज रहे थे। चौथा कारण था सामाजिक और धार्मिक। सामाजिक दृष्टि से अंग्रेज अपने को उच्च नस्ल का मानकर भारतीयों को बहुत हेय दृष्टि से देखते थे। भारतीयों के प्रति उनका व्यवहार और उनके विचार बहुत ही अपमानजनक हुआ करते थे। अंग्रेज भारतीयों का स्थान स्थान पर अपमान करते थे, उनकी स्त्रियों के सम्मान पर आक्रमण करते थे और उन्हें मारते पीटते थे। रेलगाड़ी के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में भारतीय यात्रा नहीं कर सकते थे, अंग्रेज़ों के साथ उठ बैठ नहीं सकते थे और न किसी प्रकार के सामाजिक उत्सवों में भाग ले सकते थे। यूरोपियन व्यवसायियों द्वारा संचालित होटलों और क्लबों में भारतीय प्रवेश नहीं पा सकते थे। अंग्रेज़ों की मनोवृत्ति का ठीक अनुमान हम आगरा के एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पुलिस संबंधी नियमों से लगा सकते हैं। उसने आदेश दिया था, कठोर दंड के भय के आधार पर प्रत्येक भारतीय को, चाहे उसका पद कुछ भी हो, सड़क पर चलते हुए अंग्रेज़ों को सलाम करने के लिए, और यदि वह घोड़े पर अथवा गाड़ी में हो तब उससे उतरकर और अंग्रेज व्यक्ति के निकल जाने तक चुपचाप खड़े रहकर प्रत्येक अंग्रेज के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। अनेक ऐसे उदाहरण भी प्राप्त हैं जबकि अंग्रेज़ों ने भारतीयों को छोटी छोटी बातों पर जान से मार दिया, परंतु तब भी उनको कोई सज़ा न मिली। अंग्रेज़ न्यायाधीश भी अंग्रेज़ों के प्रति पक्षपात करते थे। इस कारण अंग्रेज़ों के अपमानजनक दुर्व्यवहार के विरुद्ध भारतीय न्याय भी नहीं पा सकते थे। समय के साथ साथ अंग्रेज़ों का यह व्यक्तिगत अत्याचार कम होने के स्थान पर बढ़ता ही गया था। प्रत्येक दिन की ऐसी घटनाएं भारतीयों में असंतोष का एक मुख्य कारण थीं। इसके अतिरिक्त एक अन्य भय भारतीयों को हो गया। 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा न थी, परंतु 1813 के कंपनी के आदेश पत्र द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई। तत्पश्चात ईसाई पादरी बड़ी संख्या में भारत आने लगे। उनका एकमात्र लक्ष्य भारत में ईसाई धर्म का प्रचार था। प्रारंभ में अंग्रेज शासकों ने पादरियों को धर्म प्रचार में कोई सहायता देना पसंद नहीं किया, परंतु बाद में शासक वर्ग उनके साथ हो गया। इस कारण हिंदू और मुसलमान दोनों को ही अपने अपने धर्म के लिए खतरा हो गया। धर्म के लिए सबसे पहला खतरा ईसाई पादरियों द्वारा संचालित स्कूलों से हुआ। पादरियों ने इस बात को छिपाने का कोई प्रयत्न नहीं किया कि उनका उद्देश्य भारतीयों को
केवल शिक्षा प्रदान करना है, बल्कि उनकी आत्माओं की रक्षा करना भी है, जो केवल ईसाई धर्म को स्वीकार करने से संभव है। युवक पादरियों में खुल्लम खुल्ला हिंदू और मुस्लिम धर्म की आलोचना शुरू कर दी और भारतीयों को इस बात में कोई संदेह नहीं रहा कि अंग्रेज़ों द्वारा स्कूलों को स्थापित करके उनका मुख्य उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार है। ईसाई पादरियों ने स्त्री शिक्षा को भी आरंभ किया और लड़कियों के स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य कर दी। इससे भारतीयों ने यह समझा कि अंग्रेज उनके घरों में भी ईसाई धर्म का प्रवेश करा रहे हैं। स्वयं अंग्रेज़ों ने इस बात को छिपाने का कोई प्रयत्न नहीं किया कि उनकी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार है। स्कूलों को ही नहीं बल्कि खेलों को भी ईसाई धर्म के प्रचार का साधन बनाया गया था। अंग्रेज भारतीयों को पद, धन और सम्मान का लालच देकर ईसाई बनाते थे। ईसाई धर्म का यह प्रचार इतना अधिक हो गया था कि कलकत्ता के हिंदू निवासियों ने ईसाई पादरियों के प्रचार के विरुद्ध गवर्नर के पास एक प्रार्थना पत्र भेजा। मिस्टर एडमंड ने उस समय में ईसाई धर्म के प्रचार के समर्थन में अनेक लेख प्रकाशित कराए और उन्हें जनसाधारण तथा अंग्रेज अधिकारियों में वितरित कराया। यह लेख ईसाई धर्म के प्रचार की तत्कालीन भावनाओं को ठीक से प्रदर्शित करता है। इन लेखों के प्रचार ने भारतीयों को सशंकित कर दिया और वे तार, रेल आदि के प्रसार को शंका की दृष्टि से देखने लगे। अंग्रेज सरकार ने जो अस्पताल बनवाए और जो नियम बनाए, उनसे भी भारतीयों को शंका हुई। सर सैयद अहमद खान ने लिखा है कि 1837 के अकाल के अवसर पर अनेक अनाथ बच्चों को ईसाई बनाया गया और संपूर्ण उत्तर पश्चिम प्रांत में यह विश्वास हो गया कि अंग्रेज देश को निर्धन बनाना चाहते हैं, जिससे व्यक्ति ईसाई धर्म को स्वीकार करें। पैतृक संपत्ति से संबंधित जो कानून बनाया गया, उसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर किसी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। उसे भी भारतीयों ने ईसाई धर्म को प्रोत्साहित करने का साधन समझा। उसी प्रकार विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को बंद करने का प्रयत्न और लॉर्ड कैनिंग द्वारा कानून की सहायता से विधवाओं को दोबारा विवाह करने का अधिकार देना भी भारतीयों द्वारा शंका की दृष्टि से देखा गया था। इसमें संदेह नहीं कि अंग्रेज सरकार ने जो कानून और सुविधाएं भारतीयों को अपने शासन की भलाई के उद्देश्य से प्रदान की थी, उनका एकमात्र उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार नहीं था, परंतु इसमें भी संदेह नहीं कि अंग्रेज सरकार की नीति को भारतीय शंका की दृष्टि से देखने लगे थे। इसमें संदेह नहीं कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को ईसाई बनाने की नीति राज्य की सहायता के आधार पर स्पष्ट रूप से कभी नहीं अपनाई थी, परंतु यह भी विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि सरकार अप्रत्यक्ष रूप से ईसाई पादरियों को सहायता देती थी। अंग्रेज सरकार की नीति चाहे किसी भी प्रकार की रही हो, परंतु यह पूर्णतः सत्य है कि भारतीयों में यह शंका व्याप्त हो गई थी कि अंग्रेज उनके धर्म और संस्कृति को नष्ट करने पर तुले हैं। इस कारण भारतीयों में अंग्रेज़ों के विरुद्ध तीव्र असंतोष था। और अंतिम कारण है सैनिक कारण। हिदायत अली ने सैनिकों के असंतोष के कारण बताए हैं, जिसमें पहला है अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाए जाने के कारण सैनिक असंतुष्ट थे, क्योंकि उनमें से पर्याप्त मुख्यतः बंगाल की सेना के सैनिक उसी राज्य के निवासी थे। दूसरा, पंजाब को जीतने के पश्चात अंग्रेज़ों ने भारतीय सैनिकों को विश्वास दिलाया था कि उन्हें अपनी दाढ़ी या बाल साफ करने के लिए नहीं कहा जाएगा, परंतु बाद में अंग्रेज़ों ने बाल साफ करने के आदेश जारी कर दिए थे। तीसरा, सैनिकों को भय था कि अंग्रेज उनके धर्म को नष्ट करने पर तुल गए हैं।
चौथा, 1856 में जब नवीन सैनिकों से यह शपथ ली गई कि वे युद्ध करने के लिए कहीं भी भेजे जा सकते हैं, तब उनकी शंका अधिक बढ़ गई। पांचवा, चर्बी लगे हुए कारतूसों ने उनकी शंका को विश्वास का रूप प्रदान कर दिया। इसमें संदेह नहीं कि अनेक कारणों से भयभीत सैनिक अंग्रेजी शासन से असंतुष्ट हो गए थे। भारतीय नागरिकों के समान वे भी अपने धर्म भ्रष्ट किए जाने के प्रति शंकालु थे। इसके अतिरिक्त उनकी अपनी कठिनाइयाँ भी थीं। भारतीय सैनिकों को बहुत कम वेतन मिलता था, उन्हें अपने खाने और कपड़ों के लिए धन देना पड़ता था। इस सारे व्यय को पूरा करने के पश्चात एक सैनिक के पास पूरे माह के खर्चे के लिए 1 या 1.5 रुपये बच पाता था। इसी प्रकार घुड़सवारों की स्थिति भी अच्छी न थी। भारतीय सैनिकों की भावना का पता हमें विद्रोह के समय की गई उनकी घोषणाओं से लगता है। एक घोषणा में कहा गया था, हमने अपने विदेशी मालिकों की सेवा में बिना किसी हिचकिचाहट के खून बहाया है। हमने उनके लिए राज्य के बाद राज्य जीते हैं, जब तक कि इस देश में जीतने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रह गया। लेकिन इसके बदले में हमें क्या मिला है? अपने आदमियों का शोषण, अपने राजाओं का असम्मान और सबसे बुरा न सोचने के योग्य अपने धर्म का अपमान। बंगाल की सेना, जो अंग्रेज़ों की मुख्य सेना समझी जाती थी, इसलिए असंतुष्ट थी क्योंकि उसमें अंग्रेज़ों के ने निम्न जातियों के व्यक्तियों को भी भर्ती करना आरंभ कर दिया था। पहले उसमें केवल राजपूत और ब्राह्मण होते थे, किंतु बाद में जब निम्न जाति के व्यक्ति भी उसमें आए तो वे उसे पसंद न कर सके। बंगाल की सेना का असंतोष अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाए जाने के कारण अधिक बढ़ गया, क्योंकि उसमें 3/5 सैनिक अवध के नागरिक थे। इसके अतिरिक्त सैनिकों को बिना किसी भत्ते के दूर दूर स्थानों पर युद्ध करने के लिए जाना पड़ता था तथा अपने पूर्ववर्ती शासकों की भांति विजय के पश्चात उन्हें भूमि, सम्मान और पद मिलने बंद हो गए थे। सिंध और पंजाब की विजय के पश्चात उनकी स्थिति अधिक खराब हो गई थी। बैरकपुर के सैनिकों ने बर्मा जाने से इनकार कर दिया था और 47वीं रेजिमेंट समाप्त कर दी गई थी। बंगाल की सेना ने सिंध जाने से उस समय तक इनकार कर दिया था जब तक कि उनकी विशेष भत्ता देने की मांग स्वीकार न कर ली जाए। यह सभी सैनिकों के गंभीर असंतोष के प्रमाण थे। कैनिंग ने सामान्य सेना भर्ती अधिनियम बनाया, जिसके अंतर्गत निश्चित किया गया कि बंगाल की सेना में जितने भी नवीन सैनिक भर्ती किए जाएंगे, उन्हें सैनिक सेवा के लिए कहीं भी भेजा जा सकता है। इस नियम का प्रभाव पुराने सैनिकों पर नहीं पड़ता था, परंतु क्योंकि इस सेना में अधिकांश सैनिकों की भर्ती पैतृक आधार पर होती थी, अतएव अपने बच्चों के भविष्य की चिंता से सभी सैनिकों में असंतोष बढ़ा। भारत में उस समय तक विदेश जाने वालों को जाति के बाहर कर दिया जाता था। इस कारण सैनिकों ने यह अनुभव किया कि इस नियम को मानने से उनके बच्चे जो सेना में भर्ती होंगे, वे जाति से बाहर कर दिए जाएंगे। इस नियम से यह भी निश्चित हुआ था कि जिन सैनिकों को विदेश जाने के योग्य नहीं समझा जाएगा, उन्हें पेंशन देने के स्थान पर छावनियों में नौकरी देने की व्यवस्था की जाएगी। यह भी सैनिकों के असंतोष का कारण था। एक कानून के द्वारा सैनिकों को प्राप्त मुफ्त पत्र व्यवहार की सुविधा भी समाप्त कर दी गई। सेना में अंग्रेजों की तुलना में भारतीयों की संख्या बहुत अधिक हो गई थी। अंग्रेज अफसरों की संख्या भी सेना में कम हो गई थी। बहुत से योग्य अंग्रेज अफसरों को नवविजित प्रांतों में प्रशासन अधिकारी बनाकर भेज दिया गया था। क्रीमिया के युद्ध की कठिनाइयों को देखकर अंग्रेज सैनिकों का नैतिक स्तर भी कुछ कम हो गया था। इन सभी कारणों से भारतीय सैनिकों में यह भावना आने लगी कि यदि वे ठीक समय से आक्रमण करें तो वे अंग्रेज़ों को पराजित करके देश से बाहर निकाल सकते हैं।
यह विश्वास सैनिकों में विद्रोह को प्रोत्साहन देने वाला था। इस प्रकार भारतीय सैनिक न केवल उन सभी बातों से असंतुष्ट थे जिनसे भारतीय नागरिक अंग्रेज़ों से असंतुष्ट थे, बल्कि उनके असंतोष के कुछ अन्य कारण भी थे। अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह की भावना सैनिकों में आ चुकी थी। उससे केवल एक चिंगारी की ज़रूरत थी, और यह चिंगारी चर्बी लगे हुए कारतूसों ने प्रदान की। 1856 ईस्वी में भारत सरकार ने पुरानी बंदूकों के बजाय नई एनफील्ड राइफल का सेना में प्रयोग किया था। उसके प्रशिक्षण का प्रबंध डमडम, अम्बाला और सियालकोट में किया गया। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए थे उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। 1857 ईस्वी में बंगाल की सेना में खबर फैल गई कि इन कारतूसों के बनाने में सूअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया है। अंग्रेज अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया, परंतु सैनिकों को विश्वास न हुआ। उन्हें यह विश्वास हो गया कि अंग्रेज हिंदू और मुसलमान दोनों का ही धर्म भ्रष्ट करने पर तुले हुए हैं। इसमें संदेह नहीं कि चर्बी वाले कारतूस ही विद्रोह का मुख्य कारण थे। यद्यपि भारतीय सैनिक अनेक कारणों से असंतुष्ट अवश्य थे, किंतु इससे पहले उन्होंने विद्रोह करने का निश्चय नहीं किया था। इन कारतूसों ने ही सैनिकों को विद्रोह करने पर मजबूर किया। वे अपना जीवन देकर भी अपने धर्म को बचाने के लिए तत्पर हो गए। अनेक इतिहासकारों का मत है कि यदि कारतूस वाली घटना न हुई होती तो संभवतः भारत में विद्रोह न हुआ होता। कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था अथवा नहीं, इस विषय में दो मत नहीं हैं। यह सिद्ध हो चुका है कि चाहे भूल से ही हो, परंतु इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। इस कारण कारतूसों की घटना इस सैनिक विद्रोह का मुख्य कारण बनी। सैनिकों की प्रारंभिक सफलता ने भारतीय नागरिकों को भी विद्रोह करने के लिए तत्पर कर दिया। भारतीय नागरिक विभिन्न कारणों से अंग्रेज़ों से असंतुष्ट थे ही। जब सैनिकों ने मेरठ और दिल्ली में सफलता प्राप्त कर ली तो भारतीय जनता भी इस विद्रोह में सम्मिलित हो गई। वह अवसर भारतीय जनता को सैनिकों ने प्रदान कर दिया। इस कारण अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालने का उपयुक्त अवसर जानकर भारतीय नागरिक भी इस विद्रोह में सम्मिलित हो गए। यह स्पष्ट है कि सैनिक विद्रोह से पहले जनता ने विद्रोह का कोई संगठन नहीं किया था और उस समय भारत में राष्ट्रीयता की भावना भी न थी। यह विचार इस बात से भी स्पष्ट होता है कि भारतीय नागरिकों के विद्रोह का केंद्र स्थान अवध और रुहेलखंड था, जहाँ शासक और तालिकोदारों को कुछ समय पहले ही उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। धन्यवाद।